मॉर्निंग बच्चों आज हम हमारे राजनीति विज्ञान में पार्ट 2 शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। शक्ति तो हम लोग बहुत बार नाम सुनते हैं। शक्ति का अर्थ हम प्राय लगा लेते हैं, ताकतवर इंसान होगा, ताकत है, जिसके पास शक्ति है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, है ना, जो गुस्से से अपना काम करा लेता है, जो डिशन करता है। हम लोग ऐसे प्राय अर्थ लगाते हैं। नहीं बेटा, शक्ति क्या होती है? शक्ति हमारे राजनीतिक चिंतन का प्रमुख आधार है। क्यों? क्योंकि जब राज्य बने तो ऐसे ही तो ना राज्य बन जाते हैं, ऐसे तो कोई किसी का कहना नहीं मान लेता। तो आखिर ये शक्ति है क्या चीज़? शक्ति मेरे अपने विचार से शक्ति किसी को भी प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। लेकिन आपने प्रभावित तो कर लिया, लेकिन अपने अनुसार उससे कार्य नहीं करा पाए, तो क्या हुआ? प्रभाव अलग चीज़ हो गई, शक्ति अलग चीज़ हो गई। आ गया ना, मेरे में ही द्वंद्व आ गया। इसी प्रकार हमको इस शब्द को जानने के लिए हमें इनके विचारकों की परिभाषाओं से अवगत होना पड़ेगा, इसके अर्थ से अवगत होना पड़ेगा। क्योंकि जब राज्य का उदय हुआ, जब किसी देश का उदय हुआ या किसी समाज का उदय हुआ या कोई परिवार है, सभी में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। शक्ति पॉजिटिव भी होती है, शक्ति नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव शक्ति होती है, जैसे कोई व्यक्ति है, गुंडे टाइप का है, हिस्ट्रीसीटर टाइप का है, तो उसके डर से उसकी बात मानते हैं ना। एक पॉजिटिव शक्ति होती है। पॉजिटिव शक्ति कैसी होती है कि कोई व्यक्ति है जो सीधा साधा सरल है, लेकिन उसके विचारों में इतने तत्व हैं, इतने ठोस तत्व हैं कि उसकी बातों को हम अपने हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो शक्ति दुर्योधन के पास भी थी, शक्ति कृष्ण के पास भी थी, शक्ति अर्जुन के पास भी थी, शक्ति दुशासन के पास भी थी। हो गया। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति, ऐसे ही हमें इस शक्ति को समझना है। अब देखो बेटा, शक्ति का अर्थ हमने समझ लिया। इसमें से जो प्रमुख भारतीय चिंतन है, जैसे मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, इन्होंने प्राय शक्ति को सैनिक से जोड़ा था, ताकत से जोड़ा था। फिर जो हम उसके पश्चात इन्होंने राजनीति से जोड़ लिया, यानी राजनीतिक शक्ति को इन्होंने प्रमुख दिया कि जो राजा है या राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो शक्ति प्रमुख हो गई है। फिर यूरोपीय चिंतक है, उनमें सर्वप्रथम मैकियावेली का नाम आता है ना। शक्ति के जनक जिसको माना जाता है इसमें यूरोपीय चिंतन में वो मैकियावेली है। इसके पश्चात इंग्लैंड के थॉमस हॉब्स आए थे। इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो लेवियाथन का अर्थ होता है महामानव। एक महामानव की इन्होंने कल्पना करी थी कि जिससे सब लोग सामाजिक समझौता करें, जिसके डर से मतलब एक प्रभु हो गया है। महामानव कौन हो गया? एक प्रभु हो गया, और इससे सभी ने सामाजिक समझौतों को स्वीकार कर लिया। आप लोग 11th में पढ़ के आए हैं, हॉब्स ने बताया था कि मानव कैसा होता है? झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है। अब जो स्वार्थी है वो और जो झगड़ालू है वो क्या करेगा? कब किसी से समझौता करेगा? जब उसके ऊपर किसी का शक्ति का प्रभाव होगा। तो इसने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्ति का विस्तृत रूप दिया है। इसने टॉमस हॉब्स ने कब दिया है? 1651। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप याद रखिए। आधुनिक राजनीतिक प्रणेताओं में चार्ल्स मैरियम का नाम प्रमुखतः लिया जाता है। इसके अलावा कैटलीन, लासवेल, कैप्लान, मार्गथाउ आदि बहुत प्रमुख हैं। कैटलीन ने इसे शक्ति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। कैटलीन ने इसे मतलब शक्ति को शक्ति विज्ञान कहते हैं, है ना। राजनीतिक विज्ञान में शक्ति को शक्ति विज्ञान का रूप दे दिया है। और लासवेल ने अपनी पुस्तक कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, इसकी पुस्तक का नाम क्या बेटा? कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है में इससे लिखा है कि भाई आखिर कोई किसी चीज़ को, चाहे वो सत्ता है, चाहे वो प्रभाव है, चाहे वो बल है, चाहे वो अपना नाम है, चाहे समृद्धि है, कैसे प्राप्त करता है, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, में शक्ति के बारे में विस्तृत धारणा दी है। एक परिभाषा मैं आपको बताती हूँ ऑर्गेनाइज की। शक्ति दूसरे की आचरण को प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति क्या है? शक्ति दूसरे का आचरण, यानी मैं आपके व्यवहार को प्रभावित कर रही हूँ, तो वो क्या है? शक्ति है। यानी मैं आपके व्यवहार को कर रही हूँ और आपसे अपने अनुसार कार्य करवा रही हूँ। जैसे जो मैं करवाना चाहती हूँ मैं आपसे करवा रही हूँ, तो जिस बल के कारण मैं करवा रही हूँ वो क्या है? शक्ति है। इसने कहा, ऑर्गेन्स्की ने कहा। अब देखिए, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। यानी शक्ति हमारे पास है, वो हमारी एक योग्यता है कि हम बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका वास्तविक प्रयोग को शक्ति। अब जैसे है कोई व्यक्ति है, पुलिस है, डंडा लेके घूम रही है, रिवॉल्वर लेके घूम रही है, तो क्या उसको जब चाहे जब चला सकती है? जब चाहे जब उसका यूज़ कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसकी योग्यता है, एनकाउंटर्स होते हैं, योग्यता है, परंतु उसका वास्तविक प्रयोग नहीं है। मतलब आप जब चाहे जब इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। या मैंने और
रॉबर्ट बायस्टर नाम है, मैंने यहाँ आर भी लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी। बेटा अगर आप किसी राइटर की परिभाषा लिखते हो तो आपको सेम टू सेम याद करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया अपना ये टॉपिक? बिल्कुल। देखो बेटा अब हमारा टॉपिक है हमारे पाठ्यपुस्तक में 2.1 शक्ति का बल और प्रभाव से भी। अब हम शक्ति को क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम शक्ति को क्या समझ रहे हैं? ताकत, है ना। ताकत से क्या प्रभावित हो सकते हैं? नहीं, ताकत से हम डर कर मानते हैं। तो हमको इसमें भेद जानना है, शक्ति क्या है, बल क्या है और प्रभाव क्या है। सब अलग अलग चीज़ें दिखती हमको जरूर एक सी है, पर हैं सब अलग अलग। अब समझो तो शब्दों के अर्थ पे ध्यान देना तुम लोग, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऐसा विषय है कि आपने जहाँ अर्थ समझ लिया वहाँ आप अपने स्वयं की लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं, पर राम को राम ही लिखना है, मरा नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। देखो शक्ति प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति। शब्द सुनना बच्चों, शक्ति प्रचंड बल है, बल प्रकट शक्ति। अब प्रचंड यानी क्या होता है? छिपा हुआ। प्रचंड यानी छिपा हुआ, प्रकट यानी दिखता हुआ। प्रचंड यानी छिपा हुआ और प्रकट यानी दिखता हुआ। ठीक है। शक्ति छिपा हुआ बल है और बल प्रकट शक्ति। इसको कैसे समझोगे? इसको समझने के लिए है जैसे कि पुलिस, कोई पुलिस इंस्पेक्टर है या कोई एसडीएम है, पुलिस है, वो किसी अपराधी को पकड़ लेती है और वो उसको प्रकट तो लिया उसने, पकड़ने के बाद अगर वो उस पर दंड देती है उसको, चाहे वो शारीरिक दे चाहे आर्थिक दे, तो ये बल का प्रयोग हो गया। यानी पुलिस अधिकारी है तो पुलिस की ड्रेस में उसका खौफ है, वहाँ कोई चोर बैठे हैं, कोई जुआ खेल रहा है, तो वो ड्रेस को देख के डर जाएंगे, तो क्या हो गया? प्रभाव हो गया। लेकिन बल का प्रभाव हो गया, ये अप्रचन हो गया। प्रत्यक्ष कब होगा? जबकि पुलिस वाला उनको पकड़कर दंड देगा। ठीक है। तो देखो क्या हो गया? शक्ति प्रचंड बल है। शक्ति के अंदर बल जो है वो कैसा है? छुपा हुआ है। शक्ति क्या है? छुपा हुआ बल है। और बल क्या कहलाता है? जब शक्ति प्रकट हो जाती है तो वो बल बन जाता है। समझ में आ गया? जैसे एक टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है ना, पढ़ाते पढ़ाते 3 बच्चों ने शैतानी करी, हल्ला करा, शोर किया, डिस्टर्ब किया। टीचर ने 1 बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, तीसरी बार टीचर ने उसको रूम से बाहर निकाल दिया। तो टीचर के पास बल था, वो क्या था? छुपा हुआ था। प्रकट कब हो गया? जब उन्होंने उस चीज़ को यूज़ कर लिया। तो समझ में आ गया नहीं वाक्य क्या कहना चाह रहा है? समझने की बात है। अब देखो बल और प्रभाव, बल और प्रभाव दोनों किसमें निहित होते हैं? शक्ति। शक्ति कब प्रभावी होती है? जब उसमें बल भी हो और प्रभाव भी हो। अब जैसे सपोज करो कोई टीचर है, उसका प्रभाव बहुत अच्छा है, या कोई व्यक्ति है उसका प्रभाव बहुत अच्छा है लेकिन उसके पास बल नहीं है, वो अपने अधिकारों का यूज़ नहीं करता है, तो उसका बल नहीं है, बल नहीं है तो उसका फिर शक्ति नहीं होगी, शक्ति नहीं है तो प्रभाव नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा समझने की बात है, हमको मनोवैज्ञानिक रूप से समझने की बात है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ये नहीं आपने रट लिया, रट्टा मार लिया, नहीं बेटा, आप जितना पढ़ो आप में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आपने ये 1 लाइन पढ़ी है और इसकी 5 लाइन आप बना सको, है ना। और ये पूरा 5 लाइन पढ़ रहे हो, उसकी 1 लाइन बना सको, ये एक क्वालिटी होती है। ठीक है। आपको इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस हो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वालिटी, है ना। अब शक्ति प्लस प्रभाव, शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर होता है? यहाँ तो नहीं, यहाँ था हमारा शक्ति अप्रकट है और बल प्रकट। दूसरा एक अंतर क्या हो गया? शक्ति जो है वो अप्रकट है क्योंकि शक्ति दिखाई नहीं दे रही है, जबकि जो शक्ति का जो यूज़ कर लेते हैं तो वो बल बन जाता है और बल प्रकट हो जाता है। इसके बाद है शक्ति और प्रभाव। अब शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है? पहले तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? दोनों एक दूसरे को सबलता देती हैं। सबलता मतलब दोनों एक दूसरे को बल प्रदान करती हैं। कौन कौन? शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे को बल देती हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने पर प्रभावशाली बनते हैं। अब मेरे सपोज कर लो मेरे पास ही शक्ति भी है और प्रभाव भी है ना। मेरे पास ताकत भी है, ताकत का ही है, स्टडी कराने की प्रभाव है, बच्चों के मन में प्रभाव है, सपोज कर लो। लेकिन मैं इसका यूज़ कब करूँगी? जब एज ए टीचर पढ़ा रही हूँ, है ना। समझ में आ गया? तो शक्ति और प्रभाव एक दूसरे को सबलता देते हैं और दोनों कब प्रभावशाली बनते हैं? दोनों औचित्यपूर्ण यानी लीगल जब हो जाते हैं तब वो प्रभावशाली बन जाते हैं। ये हो गया। अब इसमें अंतर देखो, शक्ति दमनात्मक होती है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है।
शक्ति दमनात्मक, जैसे मैंने आपको बताया जिसकी लाठी है उसकी लाठी। मतलब कभी कभी कोई हिस्ट्री सीटर होता है, कोई गुंडे किस्म के लोग होते हैं, कोई गंदी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो उनकी बात प्राय इंसान कैसे मान लेता है? दमन के रूप में मान लेता है कि सारा अपना दमन करेगा, परेशान करेगा, तो फिर उसके बाद मान लेते हैं। लेकिन प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है, मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालता है, मनुष्य को हृदय से, मनुष्य जिस चीज़ को हृदय से स्वीकार करता है वो प्रभाव कहलाता है। सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको। जब हम आज़ाद नहीं थे, है ना, जब हम गुलाम थे, तब जो अंग्रेज़ हमको आदेश देते थे वो हम अपने मन से नहीं मानते थे, वो हम डर के कारण मानते थे ना, डर कर हम उनके आदेशों को मान लेते थे, तो वो क्या कहलाता था? वो दमनात्मक कहलाता था। और प्रभाव मनोवैज्ञानिक, प्रभाव मन पर प्रभाव डालता है। कैसे? जैसे अंग्रेजों को तो हम कैसे, किसके डर से मानते थे? दमन के डर से, कि अगर इनका कहना नहीं माना तो ये हमको हम पर अत्याचार करेंगे। लेकिन उसी टाइम में जब गांधी जी आए थे और गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे, तो क्या उन्होंने किसी का दमन किया था? नहीं, वो तो बिल्कुल अहिंसा के पुजारी थे। वो तो कहते थे एक गाल में मारे कोई दूसरा गाल आगे कर दो, हैं? तो उनके पीछे क्यों देश चल पड़ा? उनके पीछे क्यों आंदोलनों में सब शामिल हो गए? उनका प्रभाव था जिसने मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डाला था, वो मनोवैज्ञानिक हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही कहा जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू भाषण देते थे तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन लेते थे। और अभी वर्तमान में देख लो आप, क्यों हम किसी एक लीडर को नहीं सुनते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं? क्यों एक लीडर को हम कान लगा के सुनते हैं कि वो कब अपना भाषण देने टीवी पर आ रहे हैं? हाँ, नहीं सुनते हैं। मोदी जी को सुनते ही ना बच्चों। तो वही प्रभाव है ना अपना अपना, ठीक है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है और प्रभाव प्रजातांत्रिक। शक्ति जो होती है वो प्रजा के हित में नहीं होती है, वो आप नहीं कह सकते हैं वो अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि वो किसी न किसी का दमन करती है, किसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है, किसी के अधिकारों का दमन करती है, तब जाकर वो शक्ति बनती है। एक राजा दूसरे देश पे आक्रमण करता है, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करता है, तो वो कहाँ प्रजातांत्रिक रह गया? जबकि जो प्रभाव होता है वो हमेशा प्रजातांत्रिक होता है, वो दूसरों के हितों के लिए होता है ना। शक्ति को स्थिरता के लिए प्रभाव की आवश्यकता। कोई व्यक्ति, कोई राज्य, कोई सरकार कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी भी उसके पास ताकत ना हो, बल हो, कितना भी कुछ हो, कितना भी तुच्छ हो, कितना भी वो आगे बढ़ जाए, लेकिन एक समय आता है जब उसको स्थिरता की आवश्यकता होती है। और स्थिरता की आवश्यकता के लिए उसको किसकी आवश्यकता पड़ती है? प्रभाव की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार बल और शक्ति में अंतर होता है, कैसे बल क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, शक्ति में क्या होता है और प्रभाव में क्या। तो ये अब हमको हमारे अपने शब्दों में समझने की और समझाने की बात है। आप समझिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए अच्छी लैंग्वेज में। जैसे एक बड़ों की लैंग्वेज होती है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए तो अपने लैंग्वेज में सुधार करिए। फालतू की बातें ना लिखकर समझदारी की बातें समझो, मेन बात समझो और अपने नोट्स को तैयार करो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। देखो बच्चों, अब हमारा आ गया है 2.3 आ गया है शक्ति के रूप। शक्ति के कितने, अब तक अभी हमने क्या पढ़ा? शक्ति का अर्थ पढ़ लिया, फिर शक्ति बल, शक्ति प्रभाव के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि शक्ति के आखिर रूप क्या होते हैं ना। पहला आ गया राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति में आप तो कह देंगे जो पार्षद है उसके पास शक्ति है, या महापौर है उसके पास शक्ति है, मुख्यमंत्री के पास। बेटा आप सही हैं आपकी जगह, लेकिन हमारी जो सब्जेक्ट है ना इसकी लैंग्वेज में हमारा है कि राजनीतिक शक्ति। आपको पता है समाज में या किसी भी राज्य में क्या क्या चीज़ मोस्ट होती है? एक तो पद मोस्ट होता है, प्रतिष्ठा मोस्ट होती है ना, और दंड मोस्ट होता है। अब ना दंड हुआ, पुरस्कार हुआ, कर हुआ ना, ये मोस्ट होता है। तो इनको कौन बनाए रखता है? इनको हमारे सरकार के 3 अंग है ना, कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका प्लस न्यायपालिका। तो हमारी सरकार के ये 3 अंग जो हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, अमूमन क्या करते हैं? राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। इनके पास कार्य को करने की शक्ति होती है, व्यवस्थाओं को बनाने की शक्ति होती है और दंड और पुरस्कार देने की शक्ति भी इनके पास होती है। यानी इनके पास पद, प्रतिष्ठा, दंड, पुरस्कार देने की समस्त शक्तियाँ होती हैं।
अर्थात समस्त राजनीतिक शक्तियाँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के अंतर्गत निहित है। इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, जो रूल ऑफ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिस तरह का कार्य किया जा सकता है, वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है? राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया वाली बात। अब है आर्थिक शक्ति। देखो मेरे नाम से पता चल रहा है आर्थिक शक्ति। आपको पता ही है, कहीं पर भी आपको स्थिरता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी होती है? मनी की। अभी लॉकडाउन पीरियड चला, हम सब की व्यवस्था, अभी हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई ना। अर्थव्यवस्था डगमाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो आर्थिक शक्ति क्या होती है? आर्थिक शक्ति वह शक्ति है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, है ना। एक बात और बताती हूँ, ऊपर ये जो राजनीतिक शक्ति में थे ना अपने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इनके अलावा दबाव समूह, दल समूह और छात्र यूनियन, ये सब भी इसी में आ जाती है। जो जिस भी तरीके से प्रभावित करती है वो चीज़ राजनीतिक शक्ति है। अब आर्थिक शक्ति, देखो नाम से आपको लगा है पैसा, है ना। पैसे की शक्ति सबसे बड़ी होती है, पैसा बलवान है। अब वो कैसे राजनीतिक शक्ति को, आपको पता है जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, उन लोगों का संपर्क कहीं न कहीं जो हमारे समाज के प्रतिष्ठित वर्ग हैं, संपन्न वर्ग हैं, उनसे इंटरनल होते हैं। किसी न किसी रूप में वो उनको प्रभावित करते हैं। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, लेकिन कहीं न कहीं उनको उनका प्रभाव उनके ऊपर होता है। यानी आर्थिक शक्ति किसी न किसी रूप में राजनीतिक शक्ति से जुड़ी हुई एक चीज़ है, एक भावना है, और वो उससे प्रभावित रहती है। जैसे उदारवाद और उदारवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, ये सब क्या है? आर्थिक शक्ति है ना। पूंजीवाद में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उदारवाद में कैसी व्यवस्था, समाजवाद में क्या होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये अर्थव्यवस्था किसको प्रभावित कर रही है? राजनीति को प्रभावित कर रही है ना, शक्ति का रूप ले रही है। इसके बाद हुई विचारात्मक शक्ति। विचारात्मक शक्ति यानी कि कोई एक विचार जो हमारे माइंड में आता है, फिर हम 4 के माइंड में आता है, फिर हम 8 के माइंड में आता है, फिर वो हमें रच बस जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाती है? हमारी विचारधारा बन जाती है, हमारी सोच ही बन जाती है हमेशा के लिए। अब क्या होता है, जैसे जैसे वक्त और परिस्थितियाँ बन जाती है तो विचारधाराएँ भी बदलती रहती है, परंतु देश हो, राज्य हो, उसमें कुछ एक वर्ग ऐसे हो जाते हैं जो उस विचारधारा से हमेशा जुड़े हुए रहना चाहते हैं। वो उस चीज़ को बदलना ही नहीं चाहते हैं। वो प्राय कट्टरवादी लोग होते हैं। जैसे देखो हमारे यहाँ पे केरल में है ना, केरल में है, वो मार्क्सवाद को बढ़ावा देते हैं और अपनी जो विचारधारा है उससे वो लीग से हटना नहीं चाहते। जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल, और उसको बढ़ाने के लिए वो हिंसा का भी सहारा ले लेते हैं, कभी कभी गलत रास्तों का भी सहारा। तो शक्ति अपने अलग अलग रूप रखती है, उनमें से राजनीतिक रूप, आर्थिक रूप और विचारधारात्मक रूप प्रमुख है। इनके बारे में आपको नोट्स तैयार करने हैं बिल्कुल कम्प्लीटली। आज हमने क्या चीज़ पढ़ ली? आज हमने शक्ति का अर्थ पढ़ लिया, हमने बल, प्रभाव आदि में अंतर पढ़ लिया, और हमने शक्ति के रूप पढ़ लिए। तो आपका होमवर्क भी यही सब है। इन सभी के आपको नोट्स तैयार करने हैं, प्लस प्रभाव में लिख के आपको मैं प्रश्न लिख रही हूँ, वो प्रश्न आपको रेडी करने हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है अपना? शक्ति का अर्थ लिखते हुए चार परिभाषाएं लिखी, 4 विचारकों की भाषाएं लिखें। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 आपका हो गया शक्ति, बल और प्रभाव में समानताएं और अंतर लिखें। ये बेटा आज ही कर लेना तो ये टॉपिक माइंड में क्लियर हो जाएगा। अभी तो क्या हमको लगता है कि क्लियर है, लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम में आता है ना, हमको लिखना होता है ना, तब हम उसमें क्या पता क्या लिखे आते हैं, क्या पूछा जाता है और क्या लिखते हैं। तो इसको हम होमवर्क को आज करेंगे तो इसका मतलब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि आज ही आपने समझा है। वीडियो आपको प्लस बात आपके पास वीडियो रहता है, आप कहीं अटकते हो वीडियो देखो और परेशान हो हमसे पूछो, सिंपल बात है। अंतर, शक्ति, बल और प्रभाव में समानता और अंतर स्पष्ट करें। और तीसरा प्रश्न हमारा बन जाता है शक्ति के रूप लिखिए। शक्ति के
तत्वों पर प्रकाश डालिए। देखो बेटा टॉपिक तैयार हो गया है, और ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बना है, इसमें से क्वेश्चन बन गया है, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। चाहे डिटेल में आएगा तो डिटेल में मिक्स होकर आ जाएगा, शक्ति अर्थ का परिभाषा और रूपों पर प्रकाश डालिए, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, आप लोग तैयारी करो, परेशानी हो तो हमसे पूछो।